वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं CHE02। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, जिसमें हमने लास्ट जो सेक्शन किया था वो था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 कार्बन फैमिली के लिए। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कार्बाइड्स के लिए। तो कार्बाइड्स एक्चुअली होते क्या हैं, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं कार्बाइड्स मतलब कि एक तो यहाँ पे एटम एलिमेंट जो होगा वो कार्बन होगा, उसके साथ अगर कार्बन लिंकेज करता है, कार्बन की लिंकेज बनती है बिटवीन अदर एलिमेंट्स, जो अदर एलिमेंट्स होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन के अप्रोक्सीमेट होगी या फिर उससे कम होगी। मतलब कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कार्बन के अप्रोक्सीमेट या फिर उससे लेस होती है, उस तरह से बनने वाले बाइनरी कंपाउंड्स को बोलते हैं कार्बाइड्स। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड एटसेट्रा। टाइप्स की बात करें तो कार्बाइड्स 3 तरह के होते हैं, सॉल्ट लाइक और आयोनिक कार्बाइड्स, इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, कोवेलेंट कार्बाइड्स। आयनिक कार्बाइड, जैसे कि आयनिक इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि इनमें जो बनने वाले कार्बाइड्स होंगे उनका बिहेवियर आयनिक बिहेवियर होगा। दीज कार्बाइड्स आर फाउंड बाय एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, 2, 3, 11, 12, 13 एक्सेप्ट बी, सिर्फ बोरोन को छोड़ के। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर कलरलेस होते हैं और सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होते हैं। वाटर के साथ अगर रिएक्शन करवाई जाए तो ये कार्बाइड्स डिसोसिएट हो जाते हैं और एक अल्केन चेन्स बना देते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड की अगर रिएक्शन करवाई जाए वाटर के साथ तो ये इनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है और देखिए यहाँ पे इन्होंने एल्कलीज बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड और उसके साथ एल्केन चेन बनी। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन करवाओगे तो देखिए मीथेन बना और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी ये कार्बाइड्स होते हैं ज्यादातर उनका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जिनका जो स्ट्रक्चर है होता है वो एक्चुअली सिमिलर होता है टू द सोडियम क्लोराइड, जिनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्यूबिक होता है। बट इट मेकिंग सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल टेट्रागोनल, लेकिन जो सिमेट्री है वो सिर्फ क्रिस्टल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में ही दिखेगी, ना कि क्यूबिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आता है इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। आप ये जो नेम है, नेम के साथ ही आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, क्योंकि इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि इनका कुछ ऐसा बिहेवियर होगा, इंटरस्टिशियल बिहेवियर। वो क्या होगा आगे पढ़ते हैं। दीज आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, एक तो कार्बन एटम होगा, दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कोई ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, टंगस्टन, जिंक, कॉपर। जो कार्बन एटम्स होते हैं वो जो मेटल होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं उनमें इजीली एडजस्ट हो जाते हैं और इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि उनकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टोर्शन नहीं आती है। इस तरह से इतनी अच्छे से वो इंटरस्टिशियल साइड्स में एडजस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। और ये एडजस्टमेंट होने की वजह से ही उनमें बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता है। और उस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर में अगर हम उसे मेल्टिंग पॉइंट देते हैं, उसे हीट करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि हमें जो उनकी बॉन्डिंग है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबलाइज है। The ability of carbon atom to enter the interstitial side without appreciably distorting the metal lattice, it requires the interstices चाहिए, and hence metal atom could be relatively large lattices of metals with atomic radius less than this। मतलब ये बताया गया है कि उन्हें इंटरस्टाइसिस ऐसे चाहिए जिनका जो रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस, वो लेस देन 130 पिकोमीटर होगा, तब तक वो डिस्टॉर्शन नहीं आती है। नेक्स्ट इज कोवेलेंट कार्बाइड्स। अब कोवेलेंट कार्बाइड्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एज वेल, एंड दूसरा क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि सिलिकॉन, बोरोन। इसमें एक एग्जाम्पल है जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, ये कोवेलेंट कार्बाइड है, इसे कार्बोरंडम भी बोलते हैं और बहुत सारी इसकी और भी एग्जाम्पल्स हैं और केमिकली स्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब तक हमने पढ़ा कार्बाइड्स, आगे चलते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स का मतलब अगर ये कार्बन फैमिली जो है अगर उनका बॉन्ड बनता है विद हैलोजेंस तो उनको बोलेंगे हेलाइड्स।
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फॉर्म हैलाइड्स, सिर्फ कार्बन को छोड़ के, और टेट्राहेलाइड्स बनाते हैं। और टेट्राहेलाइड जो वोलेटाइल कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अगर कार्बन की बात करें सबसे पहले तो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन डाइक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, दीज गेट इजीली हाइड्रोलिसिस। जैसे कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोलिसिस विद वाटर टू गिव सिलिसिक एसिड विद द लिबरेशन ऑफ एसिड। जर्मेनियम की बात करें थोड़ा कम हाइड्रोलाइज होता है, लेकिन टिन और लेड तो बिल्कुल ही जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, उनकी इनकम्प्लीट रिएक्शन होती है। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बनता है कि जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो क्लोरीन एटम्स हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एज कंपेयर टू सिलिकॉन, तो इसीलिए पार्शियल जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और सिलिकॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे विद वाटर तो नेगेटिव जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है वो अटैक करेगा सिलिकॉन पे, जिसकी वजह से एक जो है क्लोरीन चला जाएगा और एक हाइड्रोजन चला जाएगा, मतलब कि लिब्रेशन हो जाएगी HCl की, और आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। दोबारा से जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो एक और OH ग्रुप आ जाएगा, फिर से करवाओगे तो एक और ग्रुप आ जाएगा। मतलब कि आप जब तक करवा सकते हैं हाइड्रोलिसिस, जब तक कि जो सिलिकॉन के पास जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड होंगे। अब सिलिकॉन टोटल 4 बॉन्ड्स के साथ घिरा हुआ है, तो इसका मतलब हम चार बार इसकी 4 स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। एक बार करवाएंगे तो एक OH ग्रुप और Cl चला जाएगा और वाटर से H चला जाएगा। फिर से हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वाटर का एक H चला जाएगा और यहाँ से कोई भी एक क्लोरीन चला जाएगा, तो 2 ग्रुप आ गए। अब फिर से करवाएंगे तो इनमें से इन दोनों में से एक क्लोरीन चला जाएगा और वाटर से H चला जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा OH ग्रुप। फिर से करवाएंगे तो चारों तरफ अब OH ग्रुप लगे, यहाँ आके रिएक्शन खत्म हो जाती है। हाइड्राइड्स की बात करें, हाइड्राइड्स का मतलब क्या है कि एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स लेस डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे कार्बन फैमिली से हम जाते हैं टिन लेड की तरफ, जो हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों? ड्यू टू द बॉन्ड एनर्जीज बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। अब बात करें अगर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं या फिर उसका बात करें कि बॉन्ड एनर्जी लोअर हो ताकि वो स्टेबल हो सके, तो क्या होगा, उन मेटल्स में जो है d ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें मीथेन, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ डील कर रहे हैं कार्बन फैमिली। अगर कार्बन फैमिली के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 4 कार्बन, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है तो 4 कार्बन हाइड्रोजन लगेंगे तो मीथेन बन गया। जो मीथेन है वो इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं उसकी होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके पास d ऑर्बिटल होने चाहिए जो कि कार्बन के पास नहीं है। ऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्साइड्स का मतलब ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाना, कार्बन, सिलिकॉन, लेड, टिन के साथ। लेकिन जो डाइऑक्साइड्स होते हैं O2, दीज आर थर्मली स्टेबल, सिर्फ लेड ऑक्साइड को छोड़ के ये स्टेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लेड ऑक्साइड PbO2 बनाना हो तो यहाँ पे 2 है, इसका मतलब लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ है। लेकिन जो 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एज वी मूव डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती है। इसीलिए ये जो लेड है वो तो नीचे पड़ा है ग्रुप में, इसकी वजह से यहाँ पे इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती है। एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो वो भी जो डाइऑक्साइड की एसिडिक कैरेक्टर है वो भी डिक्रीज करता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे कि कार्बन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है नेचर में, और लेकिन अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करें उनका नेचर एम्फोटेरिक है। कार्बन इज एक्सेप्शनल इन फॉर्मिंग गैसियस। कौन से गैसेस? कार्बन एज मोनो एज वेल एज डाइऑक्साइड। जैसे कि कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है विद ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? जो कोल है उसे अगर हाई स्टीम के साथ रिएक्शन करवाई जाए
ठीक है। तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं वाटर गैस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 मार्क्स के लिए हमेशा हमेशा पेपर में आता है। एक ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वाटर गैस क्या होती है, उसके लिए फॉर्मूला लिखें, तो ये आपको याद रखना होगा। हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है, जैसे कि ये हमने बायो में पढ़ा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ लग जाए तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो दोनों ही मोनोऑक्साइड, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड। कैसे, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये इजीली लिक्विफाई हो जाती है। इस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर एक्सपैंड करवाया जाए उसी टाइम, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उस सॉलिड फॉर्म को बोलते हैं ड्राई आइस। मीन्स ड्राई आइस का फॉर्मूला है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखोगे, ये पेपर में हर बार हर साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ड्राई आइस क्या होती है। ये फर्स्ट मार्क के लिए है, हमेशा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, रिपीट होता है। तो आपको इसका आंसर लिखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब बात करते हैं इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। क्या कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? क्या कार्बन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं? इजीली नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अगर कार्बन का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 का मतलब है, 4 कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा 4 जो एटम्स हैं वो अटेन ले सकता है, ताकि वो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना सके, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर दूसरे मेंबर्स की बात करें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल का होना जरूरी है, ताकि वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सके। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होने चाहिए, तो पी के बाद डी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आने चाहिए। तो अगर यहाँ पे सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है? सिलिकॉन ग्राउंड स्टेट में हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर कर रहे हैं 3s2 3p2। 3s2 3p2 दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगर एक्साइटेड स्टेट में करेंगे तो 3s में जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा और थर्ड p ऑर्बिटल में एंटर करेगा, जिससे इसकी ज्योमेट्री बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे फ्रॉम द फ्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। अब उसे अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है तो उसके पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल होने चाहिए, जो कि 3d ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सिलिकॉन अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा पड़े हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका ज्योमेट्री बन जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं एनॉमलस बिहेवियर। क्योंकि कार्बन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द ग्रुप 14, तो इसीलिए कार्बन का जो बिहेवियर है वो थोड़ा यहाँ पे एनॉमलीज हैं। वो क्या है? कार्बन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 एंड इट इज नॉट एबल टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा। तो एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा है कि कार्बन ही एक ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो कि डेरिवेटिव्स बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ, डबल बॉन्ड के साथ भी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सिर्फ कार्बन इजीली बना सकता है। कार्बन जो है वो गैशियस ऑक्साइड्स बना सकते हैं, मोनोऑक्साइड भी, डाइऑक्साइड भी, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये इसका साइज बहुत कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप में उससे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। कार्बन जो है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसकी है, एंड इट कैन फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन्स बना सकता है, रिंग भी बना सकता है। एंड कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नॉट ओनली इटसेल्फ बट विद अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, कार्बन के साथ भी, और कार्बन हेटेरो एटम्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कार्बन कैटिनेशन के थ्रू एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो कैटिनेशन क्या होती है हम समझ लेते हैं। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच एलिमेंट्स फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स।
जो कार्बन है या कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ लॉन्ग चेन्स बना सके विद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या सेम एलिमेंट्स के साथ या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ही, तो वो अगर बना सकते हैं तो उसे कैटिनेशन, कैटिनेशन के लिए सेम एलिमेंट्स का होना जरूरी है। जैसे कि कार्बन और कार्बन, सिलिकॉन और सिलिकॉन, और जर्मेनियम का बॉन्ड बनाए जर्मेनियम के साथ, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स की बात करें तो कार्बन जो है वो सबसे स्टेबल और ज़्यादा एक्सटेंट में कैटिनेशन प्रॉपर्टी बिहेव करता है, और जिसकी वजह से ये लॉन्ग चेन्स बनाता है विद कार्बन, अदर कार्बन एटम्स, एंड लॉन्ग चेन्स विद सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड, रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। ऐसा ये ही इसमें ऐसा क्यों है? बाकी जो एलिमेंट्स की बात करें तो सिलिकॉन जर्मेनियम है वो इतना इसका एक्सटेंट इतना नहीं है, टिन और लेड का तो है ही नहीं इतना ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इसमें बात करें तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन है यही ऐसा एलिमेंट है इस पूरे ग्रुप में जिसका साइज स्मॉल है और उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा है। यही रीज़न है जिसकी वजह से इसके कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करता है। कुछ छोटे छोटे आगे टॉपिक हैं जिसके बेसिस पे अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट नोट, एक्चुअली डायरेक्ट शॉर्ट नोट आ जाता है कि जैसे कि सिलिका पे शॉर्ट नोट लिखना है तो आपको क्या होता है सिलिका, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, यूजेस, ये सभी आपको देने होते हैं। तो सबसे पहले सिलिका की बात करें जिसका फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एमोर्फस भी है और इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे कि जो क्वार्ट्ज इज द प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सिलिका, इट इज कलरलेस सॉलिड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक क्रिस्टल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को अगर हाइड्रोलिसिस करवाएं तो क्या होता है कि आपको पता है, हमने ये भी पढ़ा था कि 4 वाटर का मतलब है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब ये है कि हमने 4 बार हाइड्रोलिसिस करवाई। एक बार करवाएंगे तो एक OH ग्रुप लगेगा, यहाँ पे 3 क्लोरीन बच जाएंगे, फिर से करवाओगे तो 2 क्लोरीन बच जाएंगे, 2 OH ग्रुप लगेंगे, फिर थर्ड टाइम करवाएंगे तो सिर्फ 1 क्लोरीन, फिर 4 टाइम करवाएंगे तो क्लोरीन खत्म, 4 के 4 ग्रुप OH लगेंगे। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, टेट्रा हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसकी डिहाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यहाँ पे खत्म करवाएंगे बाय हीटिंग तो आपको मिल जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद एल्कलीज, एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर में एक तो इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसमें एक क्वेश्चन भी है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जो हमेशा पेपर में आता है। वो क्वेश्चन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड बट कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एट रूम टेम्परेचर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तभी मैंने स्टार डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का आपको स्ट्रक्चर पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल है। जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जिसमें इसका जो ये बॉन्ड अगर आप देखें तो ये बॉन्ड होता है 180 डिग्री। लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लगा होता है। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें, इट फॉर्म्स मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब इसके मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाता है, मतलब एक सीरीज बना देता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स की, जिसमें बहुत सारे और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जुड़ जाते हैं। इन विच ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 कोवलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन। एक सिलिकॉन के आसपास 4 ऑक्सीजन होते हैं जिससे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, एंड ईच ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद 2 सिलिकॉन एटम। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, एक सिलिकॉन 1 2 3 4 ऑक्सीजन के साथ घिरा हुआ है और एक ऑक्सीजन किसी 2 सिलिकॉन के साथ सराउंडेड है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लैटिस इसका बन जाता है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड फॉर्म बन जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऐसा टिपिकल स्ट्रक्चर ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो गैसियस बिहेवियर है। और अगर बात करें इसका जो बॉन्ड है टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसे सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं? These are the salts of silicic acid. सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H4SiO4, जिसमें सिलिकॉन 1 होता है,
4 हाइड्रोजन 4 ही ऑक्सीजन होते हैं। जितने भी सिलिकॉन जो सिलिकेट्स होते हैं इसमें सिलिकॉन टेट्रा ऑक्साइड्स यूनिट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये तो सिर्फ एक यूनिट है, इसमें एक नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं SiO4। तो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर जैसे कि सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के द्वारा घिरा हुआ है तो इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, दे आर इनसफिशिएंट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल स्ट्रक्चर बना सके। ऑक्सीजन एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी और बचे हुए हैं। अगर और इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को तो वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ लेगा, दूसरे एटम्स के साथ लेगा, तो इसका मतलब दूसरे एटम्स कौन से होंगे, बाकी जो दूसरी SiO4 यूनिट्स हैं, जो कि बाकी सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड यूनिट्स है, वहां से वो क्या लेता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल एंड शोन बाय 3 वेज। कैसे कैसे, सिंपल यूनिट, ट्रायगोनल स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर में जो डॉट डार्क कलर का दिखाया है इसमें सिलिकॉन है, और बाकी यहाँ पे 1 2 3 और दूसरा जो है दिस इज आउट ऑफ द प्लेन ऑक्सीजन है। इस तरह से भी दिखा सकता है। पायरोसिलिकेट्स, लॉन्ग चेन्स एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो ये बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया, रीजन आप बता सकते हैं कि इसमें क्या चाहिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए सिलिकॉन के और 6 होते हैं ऑक्सीजन के पास, लेकिन इनको बॉन्ड जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ से लेते हैं, बाकी Si4 यूनिट से। इसीलिए यहाँ पे ये इसके साथ और ये ऐसे यूनिट्स जुड़ सकती हैं, तीनों तरफ और यूनिट्स जुड़ सकती हैं, जिसमें पायरोसिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं। अगली बात करते हैं माइका। व्हाट इज माइका? ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इट हैज टफनेस, इलास्टिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, केमिकल इनर्टनेस, थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबल है इसलिए इनर्ट है, अप टू 775 केल्विन। इट इज यूज्ड इन फर्नेस विंडो, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, वैक्यूम ट्यूब्स। एस्बेस्टस की बात करें, दीज आर फाइब्रस सिलिकेट्स, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिस्टेंस। ये मैं जितने भी आपको बता रही हूँ ये इतने पॉइंट्स जो है वही सफिशिएंट है, क्योंकि इनके बेसिस पे ही ये छोटा छोटा इनका यूजेस जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। दीज आर रेजिस्टेंट टू बोथ हीट एंड कोरोजन। इट इज यूज्ड इन थर्मल इंसुलेटर फॉर लैगिंग स्टीम पाइप्स, यूज्ड फॉर मेकिंग फायर प्रूफ टेक्सटाइल्स and also used as an insulator. Clay is an essential component of the soils. It is formed by weathering and decomposition of igneous rocks. अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए, मतलब मिक्स करवाया जाता है, तो क्ले सॉफ्ट हो जाती है, प्लास्टिक एंड मोल्डेबल हो जाती है। क्ले इज यूज फॉर पॉटरी, मेकिंग ब्रिक्स, टाइल्स. इट्स वाइटनेस मेक्स इट suitable for using cosmetic and toilet preparation, paper industry also. Cement की बात करें, its manufacture are lime, silica and aluminum. Portland cement, ये सीमेंट की टाइप है। Portland cement is obtained by calcining a mixture of limestone and adding small amount of gypsum and powdering the mixture. इस पाउडरिंग मिक्सचर को हार्ड करवाएं इनटू सॉलिड मास। कब? जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तभी जब इसमें वाटर मिक्स किया जाता है तो एक पत्थर बन जाता है। सीमेंट स्लरी अलोन और मिक्स्ड विद सैंड और कंक्रीट कैन बी मेड टू सेट इन एनी डिजायर्ड शेप। तभी बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट में सैंड और कंक्रीट को मिक्स करवाया जाता है। Zeolites are also important. These are also called permutates. These are sodium aluminosilicate used in softening of water, used as cation exchanger and can remove the hard ions from the water.
जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, उसको रिमूव करवाने के लिए जियोलाइट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, रिचार्जिंग के लिए। ग्लास इज द मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स। किसके सिलिकेट्स होते हैं? सोडियम सिलिकेट्स, कैल्शियम सिलिकेट्स। इनको मेल्ट करेंगे एंड देन सुपर कूल। जब सुपर कूल किया जाता है एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड बन जाता है जिसको हम ग्लास बोलते हैं। ये तो हम +2 में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वहां पे। बोरेक्स मेक ग्लास हीट रेजिस्टेंट। बोरोसिल, ये बोरेक्स और बोरोसिल दोनों ही ग्लास की टाइप हैं। बोरोसिल यूज टू मेकिंग लेबोरेटरी एंड किचन वेयर, जो आप लेबोरेटरी में यूज करते हैं, बीकर, टाइट्रेशन फ्लास्क, जो भी आप ब्यूरेट यूज करते हैं सभी बोरोसिल की बनी होती हैं। आप वहां देख भी सकते हैं, वहां पे व्हाइट कलर से मार्क करके लिखा होता है बोरोसिल। लेड ग्लासेस हैव a very high reflecting power. For making optical components like lenses and prisms, it is also used. Sodium glass are soft, and replacement of sodium with potassium, it makes glass hard. मतलब सॉफ्ट ग्लास को अगर हार्ड में तब्दील करना हो तो उसे सोडियम के साथ पोटाशियम के साथ रिप्लेस करवा दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर्स। एक्चुअली पॉलीमर्स मतलब बहुत सारी सिलिकॉन की पॉलीमर जो यूनिट्स हैं उसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो उसका पॉलीमर बन जाता है। Alkyl substituted chlorosilane are on hydrolysis do not give expected silicon compound. The chain size is limited by size of किसका size? Alkyl group का, and amount of cross linking is regulated by relative amount of ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन्स। मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो लीनियर चेन्स भी बना सकते हैं, वो डबल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मतलब डाई या फिर ट्राई या फिर टेट्रा मिथाइल क्लोरोसिलेन्स बना सकते हैं, जिसमें आर ग्रुप कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। क्रॉस लिंक दिखाई है और यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। और दीज आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स, इंसुलेटर्स, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड हीटिंग ऑयल्स। केमिस्ट्री ऑफ डाइवेलेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टाइटेनियम, लेड कंपाउंड्स। डाइवेलेंट क्या होते हैं? दीज कंपाउंड्स आर थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, बट कुछ ऐसे डाइवेलेंट्स होते हैं जैसे कि अगर सिलिकॉन डाइक्लोराइड, सिलिकॉन डाइफ्लोराइड, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर रिएक्शन। अगर जैसे सिलिकॉन की बात करिए, ऐसे हम जर्मेनियम की बात करें, दीज आर स्टेबल, लेकिन जो सिलिकॉन के डाइवेलेंट कंपाउंड्स थे वो इतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन जर्मेनियम के हैं। व्हेन एनहाइड्रस हाइड्रोजन फ्लोराइड इज पास्ड ओवर जर्मेनियम मेटल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन डाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड। इट इज पॉलीमेरिक हैविंग फ्लोरीन ब्रिजेस। डाइवेलेंट टिन की बात करें, टिन की अगर बात करें तो इसमें टिन फ्लोराइड, टिन क्लोराइड, ये सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। अगर टिन जो है इसे हीट करवाया जाए विद HF, गैसियस हाइड्रोजन फ्लोराइड, या फिर HCl या फिर टिन क्लोराइड के साथ, तो ये सभी एलिमेंट्स हमें रिजल्ट में मिलते हैं। अगर टिन क्लोराइड या फिर टिन फ्लोराइड जो है अगर इसे बनाना हो तो क्या करेंगे? जो टिन मेटल है, जो टिन है, उसे हीट करवाया जाता है विद हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, तभी ये ऑब्टेन होते हैं। और ये वाटर में सॉल्युबल इजीली नहीं होते हैं। और हाइड्रोलिसिस इन वाटर टू गिव बेसिक क्लोराइड्स। डाइवेलेंट tin halides act as Lewis acid and can form addition product with donor solvents. अगर एयर की प्रेजेंस में ये कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 2 से 4 में कन्वर्ट हो सकता है। टिन क्लोराइड यूज्ड एज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करवा सकते हैं रिडक्शन प्रोसेसेस में। स्टेनस फ्लोराइड यूज्ड इन टूथपेस्ट, इसका यूज हो गया। डाइवेलेंट लेड की बात करें, 2 फॉर्म्स हो सकती हैं। हेलाइड्स अनलाइक टिन दे आर ऑलवेज एनहाइड्रस एक्सेप्ट एसीटेट एंड नाइट्रेट। जो लेड सॉल्ट होते हैं दीज आर जनरली इनसॉल्युबल। एक्सरसाइज पे आते हैं।
वाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इसेंशियली नॉन पोलर, नॉन पोलर क्यों होता है? आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉन्ड, अगर आयनिक स्ट्रक्चर हो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। लेकिन अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोज है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होता है। मतलब कि इसका एक ही रीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। विच सिलिकॉन कंपाउंड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट? सिलिका जेल को यूज करते हैं। कैटायन एक्सचेंजर किसको यूज करते हैं एज अ कैटायन एक्सचेंजर? जियोलाइट्स को। लुब्रिकेंट सिलिकॉन्स। थर्मल इंसुलेटर किसको यूज करते हैं? एज एस्बेस्टस को। कैटेगराइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इनटू ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इन सभी में से लेड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि ये +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो लेड के कंपाउंड जो सॉल्ट हैं ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाकी सारे रिड्यूसिंग एजेंट। वट आर द प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन? जब हमने एनॉमलस बिहेवियर पढ़ा था, इसमें ऐसा क्या है? क्योंकि इसका स्मॉल साइज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये बाकी सारे एलिमेंट्स में इतना नहीं मिलता है। बाकी जो है उनका साइज भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम है। Why are tin and lead? These are incapable of showing property of catenation. कैटिनेशन का क्या मतलब था कि एक एलिमेंट का बॉन्ड बनाना विद सेम एलिमेंट। तो कार्बन कार्बन ही ऐसा एलिमेंट हमने पढ़ा है इस ग्रुप में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करता है। बाकी ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इसका रीजन क्या था? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड बिटवीन टू टिन टू लेड एटम ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है इजिली, इसीलिए इजिली वो डिसोसिएट हो जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड इज हार्ड डायमंड, ऐसा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड के साथ मैच करता है, जिसकी वजह से इसे हार्ड डायमंड बोलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बट सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, स्टेनस टेट्राक्लोराइड दे गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड। ऐसा क्यों? हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के लिए उसे कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ उसमें होनी चाहिए डी ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो सकती है। लेकिन कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सभी दोनों के पास है, तो इसलिए हाइड्रोलिसिस इजिली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेड टेट्राब्रोमाइड, लेड टेट्रा आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों? इन केस जो लेड है 4+4 ऑक्सीडेशन तो हो सकती है, लेकिन उसकी उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। क्यों स्टेबिलिटी नहीं है? क्योंकि इसका साइज जो है, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आयोडीन है, ब्रोमीन है, इनका साइज बाकी हैलोजन एटम से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। तो अगर इसका बॉन्ड बना भी दे, लेड का बॉन्ड Br से, लेड का बॉन्ड आयोडीन के साथ, लेकिन वो अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी वही क्वेश्चन रिपीट मैंने दोबारा से अलग से लिखा ताकि आपको अटेम्प्ट करना क्या क्वेश्चन में आंसर लिखना है वो अच्छे से समझ आ जाए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ऐसा क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ विद डबल बॉन्ड, जो इंटरेक्शन है डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड्स की वो वीक वेंडरवॉल फोर्सेस टाइप है, जिसकी वजह से वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में दीज हैव लॉन्ग चेन्स which are further cross linked to give 3-dimensional structure। अब 3-dimensional structure है तो इसका मतलब उसकी सॉलिड फॉर्म होगी। तो ये रीजन आपको इसमें देना है। इसी के साथ आज हमारा जो यूनिट नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया है। कार्बन फैमिली हमने कंप्लीट कर ली, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कार्बाइड्स पढ़े थे। कार्बाइड की 3 टाइप थी। ये जो क्वेश्चन है कार्बाइड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये असाइनमेंट में भी पूछा था और पेपर में भी आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा हेलाइड्स। हेलाइड्स में बहुत सारे ऐसे रीजन थे जो क्वेश्चन जिसके बेसिस पे आ सकते हैं। हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स पढ़े। इसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके साथ ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, उसके बाद आ गया एनॉमलस बिहेवियर कार्बन का, जो अक्सर हम हर चैप्टर में एंड में पढ़ते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिलिका, सिलिकेट्स, माइका, एस्बेस्टस,
क्ले, सीमेंट, जियोलाइट्स, ग्लास, सिलिकॉन्स और केमिस्ट्री पढ़ी डाइवेलेंट कंपाउंड की। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। अगर आपको इस यूनिट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको इस वीडियो के साथ आपको कोई भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें वीडियो को, ताकि हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके। और अगर इसके वीडियो के रिगार्डिंग भी आपके पास कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।